Question number 21. A cross B cross C is a vector lying in the plane containing vectors. अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है A क्रॉस B क्रॉस C, तो इसका जो आंसर है वो एक वेक्टर है, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, वो किसी ना किसी प्लेन के अंदर लाई करेगा। तो बताना ये है कि वो किस प्लेन में लाई करेगा। ए ऑप्शन A B एंड C, B ऑप्शन A एंड C, C ऑप्शन B एंड C, D ऑप्शन B एंड A। ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता क्योंकि जरूरी नहीं है कि तीन वेक्टर ए बी सी एक ही प्लेन में लाए करें, लिहाजा ऑप्शन बी सी और डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, अब आप जरा डायग्राम की मदद से देखें कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या है। सबसे पहले आप ए बी और सी कोई से तीन वेक्टर आप ड्रा कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो पहले आपने बी क्रॉस सी लेना है। ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर सी है, ये इनके दरमियान कोई एंगल बन रहा है। तो जब आप बी क्रॉस सी लेंगे तो राइट हैंड रूल से बी क्रॉस सी की डायरेक्शन आपको ये मिल जाएगी बी क्रॉस सी। ये आपका वेक्टर है बी क्रॉस सी। अब आपने बी क्रॉस सी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, बी क्रॉस सी और ए का। पहले आप देखेंगे बी क्रॉस सी और ए में से ये एक प्लेन गुजर रहा है, एक पेज गुजर रहा है जिसके ऊपर बी क्रॉस सी और ए बना हुआ है। अब जब आप ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी क्रॉस सी के साथ, तो इन दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो आप उसको यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी क्रॉस सी। जब आप राइट हैंड रूल से वो निकालेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वो आपके पास वेक्टर जी आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है ये बी और सी के प्लेन में लाई कर रहा है। इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन हमारा है बी एंड सी। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि इसका क्या फार्मूला क्या होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने का। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। ए डॉट सी एक कांस्टेंट है, स्केलर है ए डॉट सी। इसी तरह ए डॉट बी भी एक स्केलर है, तो वेक्टर यहाँ पे बी और सी है। बाज लोग यहाँ से भी हिंट बना लेते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फार्मूला लिखा, उसमें बी और सी आ रहे हैं, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी एंड सी होगा। फर्दर डिस्कशन के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखें आपके सामने आते हैं। एक तो ये कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, और स्पेशल रिजल्ट्स बना लें आप जब आपके वेक्टर आई जे के होंगे तो फिर इनकी आंसर्स क्या आएंगे। अच्छा, इसी तरह साथ ही आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री उसकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। फर्दर इससे आगे चलें तो आप वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट फोर वेक्टर्स की टर्म्स में भी देख सकते हैं। तो ये इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22. The square matrix A and its transpose A transpose have dash eigenvalues. हमने बताना है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स A हो और उसका जो ट्रांसपोज है, इन दो मैट्रिसेस की जो आइगन वैल्यूज होंगी, ऑप्शन नंबर A वो सेम होंगी, ऑप्शन B वो डिफरेंट होंगी, ऑप्शन C वो यूनिक होंगी, ऑप्शन D वो नन ऑफ दीज होंगी। यूनिक का तो यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं इस तरह बनता, तो ऑप्शन A और B में से कोई एक ऑप्शन होगा, या वो सेम होंगी A और A ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज, या वो डिफरेंट होंगी। मैं इसको आपको सोल्यूशन विद प्रूव करवा देता हूँ। Let A be any square matrix. The eigenvalues of a matrix A are actually the roots of its characteristic polynomial. Characteristic polynomial क्या होती है? आपके पास एक मैट्रिक्स A है, एक आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप कोई नंबर लेते हैं लैम्डा, उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स में आ जाता है। फिर ए में से लैम्डा आई को माइनस करते हैं तो ए के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से लैम्डा माइनस हो जाता है, तो एक नया मैट्रिक्स बन जाता है, उसे आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक पोलिनोमियल बनती है, उसे आप कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कहते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के जो सॉल्यूशंस हैं वो ए की आइगन वैल्यूज कहलाते हैं। वी प्रूव दैट the matrices A and A transpose have same characteristic polynomials. हम ये प्रूव कर देंगे कि एक मैट्रिक्स A और उसका जो ट्रांसपोज है A ट्रांसपोज, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल सेम होती है। जब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल सेम हो जाएंगी तो फिर उनके रूट्स भी सेम होंगे, तो फिर हम कह सकेंगे कि दोनों की आइगन वैल्यूज भी सेम होंगी। इसके लिए आप कंसिडर करें A ट्रांसपोज की कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होगी, इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई।
ए के बजाय ए ट्रांसपोज आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई। अब आई जो मैट्रिक्स है, आई का अगर आप ट्रांसपोज लें तो वो आई की इक्वल होता है, आई ट्रांसपोज इक्वल टू आई। इसका मतलब आई की जगह आप आई ट्रांसपोज लिख सकते, इसलिए आप आई को आई ट्रांसपोज से रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज आई ट्रांसपोज इक्वल टू आई। अच्छा, उसके बाद ये प्रॉपर्टी है के ए, ये ट्रांसपोज है, के ए होल ट्रांसपोज इक्वल टू के टाइम्स ए ट्रांसपोज, जबकि के यहाँ पे एक स्केलर है। इसके मुताबिक लैम्डा आई ट्रांसपोज इज इक्वल टू लैम्डा आई होल ट्रांसपोज। अब आपके पास ये एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा लैम्डा आई है, तो आपके पास ये फार्मूला है कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। ये अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये ए माइनस लैम्डा आई होल ट्रांसपोज बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपको पता है कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। लिहाजा ए माइनस लैम्डा आई के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो ए माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाएगा, और ए माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ए की। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। सिंस ए एंड ए ट्रांसपोज हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, देयरफॉर दे हैव सेम आइगन वैल्यू। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब यहाँ पे डिस्कशन के जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं, आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होते हैं। अच्छा, फिर ये बनते हैं कि आइगन वैल्यूज जो हैं वो रियल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनका ए मैट्रिक्स के साथ क्या ताल्लुक होता है। अच्छा, आइगन वैल्यूज किस कंडीशन के तहत सेम आइगन वैल्यूज होती हैं, रिपीटेड होती हैं। आइगन वैल्यूज अगर डिस्टिंक्ट हों तो फिर आइगन वेक्टर किस किस्म के होते हैं, रिपीटेड हों तो फिर आइगन वेक्टर किस किस्म के होते हैं। अच्छा, फिर अगर एक मैट्रिक्स ए जो है वो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो कि ए ट्रांसपोज ए की इक्वल आ जाए, फिर उसकी आइगन वैल्यूज किस किस्म की होती हैं, रियल होती हैं या कॉम्प्लेक्स होती हैं। फिर अगर आपका मैट्रिक्स ए जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर ए की इक्वल आ जाए, फिर उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो किस किस्म की होती हैं, और इनकी कुछ एप्लीकेशन जो है उन्हें साथ आप जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 23, द सेट एस of 3 vectors 1 2 2 3 0 0 of vectors in R square is linearly independent, linearly dependent, basis none of these। अच्छा, इसके आप सॉल्यूशन में पहले चीज ये नोट करें कि if a set of vector contains 0 vector then it is linearly dependent। अगर आपके पास कोई भी सेट ऑफ वेक्टर दिया गया और उसमें नल वेक्टर या जीरो वेक्टर आ रहा हो तो फिर वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। लिहाजा इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है बी, लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा, यहाँ पे आप रिकॉल कर लें जरा डेफिनेशन, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फर्क क्या होता है। आपको जो वेक्टर दिए होते हैं आपने उनका लीनियर कम्बिनेशन बनाना होता है। 3 वेक्टर है तो 3 स्केलर लेके इसका लीनियर कम्बिनेशन बना लेंगे, उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, और अगर तो वो तीनों स्केलर जीरो हैं, जीरो हो जाते हैं, तो फिर तो वो वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर कोई एक भी स्केलर नॉन जीरो ले जाके इसका लीनियर कम्बिनेशन जीरो बनाया जा सके तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। अब ये वेक्टर जो हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि आप देखिए इनका एक लीनियर कम्बिनेशन इस तरह से बनाया गया है कि फर्स्ट वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई किया है, सेकंड को जीरो से मल्टीप्लाई किया है, थर्ड को 1 से जीरो इंटू 1/2 ये जीरो हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2/3 ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 0, अब ये 0 0 की वजह से ये भी जीरो हो जाएगा। सो आंसर इज 0। अब आप देखिए इन तीनों वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन आपको जीरो दे रहे हैं, लेकिन जो स्केलर्स हैं वो 0 0 और 1। अब ये जो स्केलर है ये नॉन जीरो है, तो अगर कोई नॉन जीरो स्केलर लेके लीनियर कम्बिनेशन आपको जीरो वेक्टर दे रहा हो तो वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होते हैं। सो दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। अच्छा, ऑप्शन सी का जहां तक ताल्लुक है बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर की डायमेंशन 2 है, ठीक है, तो एक तो उसकी बेसिस में सिर्फ 2 वेक्टर होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो बेसिस किसी भी वेक्टर स्पेस की बेसिस है उसके अंदर जो वेक्टर होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ये क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है लिहाजा ये किसी भी स्पेस की बेसिस नहीं हो सकते, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज लीनियरली डिपेंडेंट, ऑप्शन बी। अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, जब 2 वेक्टर होते हैं तो उन पे क्या कंडीशन होती है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, उन पे क्या कंडीशन होती है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। जीरो वेक्टर क्या होता है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर एक सेट है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का, क्या उसका सबसेट भी लीनियरली डिपेंडेंट होता है, इसी तरह क्या उसका सुपरसेट भी लीनियरली डिपेंडेंट होता है। सेम क्वेश्चन फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स, ठीक है। तो ये यहाँ काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आप कलेक्ट कर सकते हैं लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में। Question number 24. Let x and y be vector spaces over the field F with dimension of x is equal to m
and dimension of y is equal to n, then what is the dimension of homomorphism space from x to y? अच्छा, अब ये x और y दोनों फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस हैं, सेम फील्ड है, और जितनी भी होमोमॉर्फिज्म बन सकती हैं x से y पे उनका सेट ले लिया गया है, वो भी एक वेक्टर स्पेस होती है, होमोमॉर्फिज्म स्पेस कहते हैं उसे, उसकी डायमेंशन क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर x और y फाइनाइट डायमेंशन के हैं, इनकी डायमेंशन दी हुई है, तो होमोमॉर्फिज्म स्पेस जो है x से y उसकी डायमेंशंस क्या होगी? ऑप्शंस आर गिवन। अच्छा, सबसे पहले आप देखें होमोमॉर्फिज्म एक्स वाई इज द स्पेस ऑफ ऑल होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम वेक्टर स्पेस एक्स टू वेक्टर स्पेस वाई। हमारे पास एक रिजल्ट है, लेट एक्स एंड वाई बी टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ, देन द डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म स्पेस एक्स वाई इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एक्स इनटू द डायमेंशन ऑफ वाई। सिंपल फार्मूला आपके पास, एक्स वाई की जब आपने होमोमॉर्फिज्म की डायमेंशन देखना होगी, अगर वो फाइनाइट हो तो आप x की डायमेंशन को y के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे x की डायमेंशन m है, y की डायमेंशन n है, तो इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म स्पेस की डायमेंशन क्या होगी? m into n। सो करेक्ट ऑप्शन इज mn। यहाँ एक स्पेशल केस है कि अगर आपकी जो वेक्टर स्पेस y है वो उसकी जगह आप फील्ड इटसेल्फ ले लें, आपको पता है कि फील्ड इटसेल्फ इज द वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन 1, तो ये आपकी स्पेशल किस्म की जो होमोमॉर्फिज्म स्पेस है x y, ये x to f बन जाएगी, x से फील्ड पे बन जाएगी, इसे आप ड्यूल स्पेस ऑफ x भी कहते हैं, ये अलजेब्राइक ड्यूल कहलाता है x का। नोट दैट द डायमेंशन ऑफ फील्ड इज 1, देयरफॉर अब अगर आप कैलकुलेट करें डायमेंशन ऑफ ड्यूल स्पेस ऑफ x, वो बनेगी डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म स्पेस फ्रॉम x टू f। अब x की डायमेंशन m है और फील्ड की डायमेंशन 1 है, तो इसकी डायमेंशन m बनेगी, और m क्या था? वो हमारे पास डायमेंशन ऑफ x था, इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ ड्यूल स्पेस ऑफ x इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ x। इसी किस्म के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंट एक्स वाई स्पेसेस लेके, यहाँ पे x की जगह पॉलिनोमियल स्पेस ऑफ डिग्री n, y की जगह कोई दूसरी और स्पेस r स्क्वायर ले लें, जिनकी डायमेंशन आपको पहले से पता हो। मिसाल के तौर पे rm ले लें x को और r3 ले लें y को, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इनकी होमोमॉर्फिज्म स्पेस जो है उसकी डायमेंशन क्या होती है, तो कुछ पर्टिकुलर केस लेके आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं जिसमें x और y कुछ स्पेशल वेक्टर स्पेसेस ऐसी रख लें जिनकी डायमेंशन आपको पहले से पता है, तो आप बड़ी आसानी से उन्हें मल्टीप्लाई करके ये डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, ऑल सब ग्रुप्स ऑफ एन अबिलियन ग्रुप आर डैश सब ग्रुप्स। ऑप्शन है यहाँ पे साइक्लिक, नॉर्मल, कैरेक्टरिस्टिक, नन ऑफ दीज। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। व्हाई? Because if commutative law holds in a set, then it also holds in every subset. It is a hereditary property. अगर commutative law एक सेट में होल्ड करता है तो उसके हर सबसेट में भी वो होल्ड करता है, लिहाजा all subgroups of an abelian group are abelian subgroup। पहली बात ये होगी, लेकिन abelian subgroup ऑप्शन में नहीं है, जस्ट एक रिजल्ट निकाल करवाया गया all subgroups of an abelian group are abelian group। अब ऑप्शन ए पे देखें साइक्लिक, तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बिकॉज एन अबिलियन ग्रुप मे नॉट बी साइक्लिक, क्योंकि अबिलियन ग्रुप जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो, सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप हमेशा अबिलियन होता है, और वो अबिलियन ग्रुप हो सकता है साइक्लिक ना हो। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर अंडर एडिशन इज अबिलियन बट नॉट साइक्लिक, लिहाजा ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अच्छा, ऑप्शन बी, वी प्रूव दैट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। We prove that every subgroup of an abelian group is normal subgroup। Normal subgroup के बारे में आसान सी बात याद रखें, if every left coset is equal to right coset, then the subgroup is normal subgroup। Let H be a subgroup of an abelian group G। H और G अगर abelian है, H subgroup है abelian group का, इसका मतलब ये है कि G और H के सारे एलिमेंट कम्यूट करते हैं। Then for every G in G and for every H in H, we have GH is equal to HG। Now consider GH, GH क्या है? लेफ्ट को सेट ऑफ H is equal to G with elements of H, H belongs to H is, अब GH को आप HG लिख सकते हैं, जब आप HG लिखेंगे तो HG राइट को सेट बन जाएगा। अब G यहाँ पे आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब एवरी लेफ्ट को सेट इज इक्वल टू राइट को सेट, सो इन दिस वे H इज नॉर्मल सबग्रुप। लिहाजा ये बात साबित होगी कि ऑल सबग्रुप्स ऑफ एन अबिलियन ग्रुप आर नॉर्मल। मजीद आप कैरेक्टरिस्टिक को भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप क्या होता है, और ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट बिकॉज ए कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सबग्रुप, बट ए नॉर्मल सबग्रुप मे और मे नॉट बी कैरेक्टरिस्टिक। अब क्योंकि आपके पास ये साबित हो गया है
कि सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप आर नॉर्मल। अब नॉर्मल सब ग्रुप हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है ना हो, इस लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक का ऑप्शन जो है वो ठीक। अब कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होता क्या है? A subgroup H of G is characteristic if phi of H is contained in H for every automorphism phi of G। अगर आप कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म लेते हैं phi और phi of H H में कंटेन कर जाता है तो फिर आप कहते हैं कि phi जो है H जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे अब आप कुछ बातें याद रख लें। एक तो आपको पता होना चाहिए आइसोमॉर्फिज्म में और ऑटोमॉर्फिज्म में क्या फर्क है। इसी किस्म का फर्क है होमोमॉर्फिज्म में और एंडोमॉर्फिज्म में। फिर इन दो से दो डेफिनेशन बनती है, एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है, एक फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप है। उनके आपस में रिलेशन आप देख लें। फिर आप कैरेक्टरिस्टिक की और नॉर्मल सब ग्रुप के आपस में रिलेशन देख लें कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप इज नॉर्मल बट ए नॉर्मल सब ग्रुप मे आर मे नॉट बी कैरेक्टरिस्टिक। फिर यहाँ पे आप सेंटर को डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एवरी कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज कैरेक्टरिस्टिक। एक बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे है, अगर इसी एमसीक्यूज को देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट ये है कि ऑल सब ग्रुप्स ऑफ, यहाँ अगर एबिलियन के बजाय साइक्लिक आ जाता है ना कि ऑल सब ग्रुप्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, फिर यहाँ करेक्ट ऑप्शन होना था कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज ऑल सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप आर कैरेक्टरिस्टिक